हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं और जिसका शीर्षक है गांधीयन फिलॉसफी। जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीएससी और एमपीपीएससी के कोर्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों का फॉर्मेट एक जैसा ही है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। जो जीएस का 4th पेपर है वो इथिक्स से संबंधित है, नीति शास्त्र से संबंधित है। और इसमें इन्होंने जो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हिंदुस्तान के और बाहर के, उनके थॉट्स को भी इन्होंने लिया है, एप्टीट्यूड को, एटीट्यूड को, और गवर्नेंस में क्या क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या खूबियाँ होती हैं, ये बहुत सारे चीज़ उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने शुरू किया है। और चूंकि हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी के बारे में वीडियो बना चुके हैं, वो आपको एक आध दिन के अंदर में मिल जाएगा। हम अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि उसी के कंटिन्यूएशन में हम गांधीवाद या गांधीयन फिलॉसफी के बारे में आपको बताएंगे। अभी हमारा 50 मिनट का क्लास होगा दोस्तों, और उसके बाद में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि गांधीवाद क्या है। जैसा कि मार्क्सवाद है वैसा गांधीवाद नहीं है। गांधीवाद से गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने कोई वाद नहीं चलाया है, उनका जीवन ही एक मैसेज है। और जो जो उन्होंने अपने लाइफ में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी लिखा था। तो लबोलुबाब ये है कि गांधी जी ने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में और आज़ादी के आंदोलन में जो जो कार्रवाई किया, उसी सारे समग्र जो उनका जो लेखन है उसको हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं या गांधीयन फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गांधी वाज ए वेरी मच ए प्रोलिफिक राइटर। आप गांधी वाङ्मय अगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना कैसे लिख सकता है, जबकि वो स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से सक्रिय थे और उन्हीं के लीडरशिप में 1920 से लेकर के 1947 तक देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया। उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लेखन किया है। तो आइए हम शॉर्ट में 50 मिनट के अंदर में छोटे छोटे रूप में शॉर्ट में गांधीवाद के बारे में या गांधी फिलॉसफी के बारे में हम बताते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट जाग गया या अगर आप चाहेंगे तो फिर हम दूसरा वीडियो इसके लिए और बृहद पैमाने पर बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो गांधी जी का जो फिलॉसफी है वो है ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सब जानते हैं सच्चाई। अब रोजमर्रा के जीवन में हर एक व्यक्ति सच्चाई की शपथ लेता है, लेकिन गांधी जी ने इसको अलग लेवल पर ले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रूथ इज गॉड, मतलब सत्य ही ईश्वर है। और सत्य को उन्होंने कहा कि जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की अवधारणा, अगर ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रूथ जो है, वो सच्चाई जो है, वही ईश्वर है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, मतलब अंदर के स्वयं का शुद्धिकरण, हिंदी में बोलेंगे स्वतः के शुद्धिकरण। तो स्वतः का शुद्धिकरण वो एक रास्ता है। और दूसरा उन्होंने जो मोरल फिलॉसफी बताया कि सत्य, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, मतलब स्टील मैंने चुराना होता है, नॉन स्टील में नहीं चुराना, मैंने किसी का माल नहीं हड़पना। और इसके अलावा अपरिग्रह, माने नॉन पोजेशन, माने कोई भी धन को संग्रह नहीं करना, हिंदी में उसका होगा अनुवाद अपरिग्रह। और उसके बाद में लास्ट में उन्होंने कहा कि सेलिबेसी, माने ब्रह्मचर्य। ये 5 साधन उन्होंने बताए कि जिसके आधार पर हम सत्य का सामना कर सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं। और यदि हमने सत्य को खोज कर लिया तो हमने ईश्वर को खोज कर लिया। यहां पर मैं एक लाइन और बता देना चाहता हूं कि गांधीवाद ए डिवॉट हिंदू
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं हिंदू तो हूं, लेकिन मैं क्रिश्चियन भी हूं, ज्यूज भी हूं, पारसी भी हूं। मतलब उनका जो रिलीजियस थॉट था वो बहुत ही व्यापक था, वो किसी स्क्रिप्चर के दायरे में बंधा हुआ नहीं था, किसी धर्मशास्त्र के दायरे में नहीं बंधा हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो धर्म की बहुत जबरदस्त व्याख्या किया, उसको बहुत विस्तार करके ले गए हैं। और एक बात और है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके जो ईश्वर की अवधारणा है वो क्या है। तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि उनकी जो ईश्वर की अवधारणा है वो किसी एक पर्टिकुलर ईश्वर के बारे में नहीं है, जैसे राम और कृष्ण और ईसा मसीह या महादेव, विष्णु या शंकर भगवान या ब्रह्मा, ये नहीं है। इनके जो ईश्वर की अवधारणा है वो बहुत हद तक वेदांत फिलॉसफी से, जो आदि शंकराचार्य ने कहा था, उससे मिलता जुलता है। जैसे परब्रह्म, जो ईश्वर जो है वो परब्रह्म है, ब्रह्म है, मतलब ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। और जो इम्यूटेबल है, जो इंडिवाइजिबल है, जो इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो अमूर्त है। तो इस तरह की अवधारणा उन्होंने ईश्वर के बारे में रखा और ये कहा कि ईश्वर की खोज के लिए सत्य ही सहारा है, द ट्रूथ इज गॉड। माने दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, क्योंकि अगर आप ट्रुथ को खोज लिए तो आपने ईश्वर को भी खोज लिया। थोड़ा फिलॉसफिकल है, मुझे समझता हूं कि थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप इतनी ही बातों में सीमित रखिए। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नॉन वायलेंस, माने अहिंसा। अब सब जानते हैं कि अहिंसा का जो थ्योरी है वो हिंदुस्तान में बहुत पुराना है। अगर आप पीछे के समय में जाएंगे तो छंदोग्य उपनिषद में आपको अहिंसा के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद जो बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदुस्तान में धर्म की स्थापना हुई तो अहिंसा उनका मूल सिद्धांत है। तो आखिर सवाल उठता है कि ये जो अहिंसा, जो बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन में जो अहिंसा बताया गया है या उपनिषद में बताया गया है, और गांधी जी का अहिंसा में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि जहाँ पर विभिन्न धर्मों में अहिंसा का जो कोनोटेशन है, जो भावार्थ है, वो निगेटिव है। मतलब किसी के प्रति हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है, ये उसका माने है, नकारात्मक। लेकिन गांधी जी ने नॉन वायलेंस को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के रूप में उद्धृत किया, और वो क्या था? सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ की भावना। दूसरा, उन्होंने कहा कि नहीं, जो नॉन वायलेंस है, जो अहिंसा है, वो प्यार बांटता है। इट इज फुल ऑफ लव, अफेक्शन। ये केवल निगेटिव थॉट नहीं है कि केवल किसी के प्रति हिंसा नहीं करना। वो बात तो सही है कि किसी के प्रति हिंसा हम नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका माने वहीं तक सीमित नहीं है। अहिंसा का मतलब हुआ कि हम निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करें और उसको अपना प्यार बांटें, लव एंड अफेक्शन प्रदर्शित करें। तो ये अहिंसा का जो माने हैं वो गांधी जी ने उसको सकारात्मक ढंग से ले गए, और उन्होंने कहा कि अगर सत्य को खोजना है तो अहिंसा का माध्यम अपनाना होगा। बिना अहिंसा के माध्यम के आप सत्य को नहीं खोज सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस को, माने सत्य और अहिंसा को, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इसके बाद में उन्होंने सत्याग्रह, अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत्य जोड़ आग्रह, और अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो इसका होगा होल्डिंग ऑफ द ट्रुथ। इसका मतलब क्या होता है? गांधी जी ने इसका व्याख्या अलग रूप से किया। उन्होंने कहा कि जो सत्याग्रह है वो ब्रूट फोर्स नहीं है, होल्डिंग ऑफ ट्रुथ तो है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक सॉल्व फोर्स, ये सॉल्व फोर्स है। तो इस सॉल्व फोर्स में किसी प्रकार के ब्रूट फोर्स शामिल नहीं है। उन्होंने यहीं पर उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस और सत्याग्रह में अंतर किया। जैसा कि दोस्तों आप हमारे पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैंने
चरमपंथियों के उदय के बारे में एक वीडियो हमने कल अपलोड किया है, आप उसको देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के अंदर जो चरमपंथी थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने 4 एजेंडा घोषित किया। पहला था स्वदेशी, दूसरा था बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स माने विदेशी सामान का बहिष्कार, तीसरा था नेशनल एजुकेशन माने राष्ट्रीय शिक्षा जिसमें कि ट्रेडिशनल शिक्षा, हिंदुस्तानी शिक्षा और मॉडर्न शिक्षा दोनों का मिक्स होगा, और चौथा क्या था, पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस का हिंदी क्या होगा, निष्क्रिय अवरोध, प्रतिरोध। और प्रतिरोध में क्या आया, जो चरमपंथियों ने 1905 से लेकर 1918 के बीच का जो उनका फेज है उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, पिकेटिंग करो, विदेशी सामान को बेचने से दुकानदारों को मना करो, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वो ऑफिस नहीं जाएगा, स्वेच्छा से वो ऑफिस नहीं जाएगा, माने विरोध प्रदर्शन करेगा। अगर कोई किसान है वो जमींदार को या सरकार को टैक्स नहीं देगा। ये सब पार्ट थे निष्क्रिय प्रतिरोध के। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह में इसको और हाई लेवल पर ले गए, और वो हाई लेवल क्या था कि उन्होंने कहा कि जो पैसिव रेसिस्टेंस है उसमें वायलेंस हो सकता है, मतलब उसमें हिंसा का स्थान है, लेकिन सत्याग्रह में हिंसा का स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब गांधी जी ने 1920 में, जो हमारे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि 1920 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया और इसमें जबरदस्त हिंदुस्तान में भूचाल आ गया, जगह जगह प्रदर्शन हुए और कांग्रेस एक मास पार्टी बनकर के उभरी। और जब उनका आंदोलन जब चरम पर पहुंच रहा था, उसी समय में 1922 के 5 मार्च को चौरा चोरी एक जगह है यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, जहां के पुलिस थाने पर करीब 3000 प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। और जब पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोका, लाठीचार्ज किया, तो चूंकि आंदोलनकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने पुलिस थाने पर अटैक कर दिया और उसमें 22 पुलिस वालों को जला दिया गया। गांधी जी इससे बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा कि अभी हिंदुस्तान के लोग सत्याग्रह के टेक्निक समझने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था पूरे देश में, उन्होंने एकाएक सत्याग्रह को, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया और इसका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ। इवन जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय में राजनीति में एकदम नए नए आए थे, सुभाष चंद्र बोस, जो एकदम यंग टर्क थे कांग्रेस के अंदर में, भारी विरोध किया गांधी जी का। स्वराजिस्ट पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अलग से पार्टी बना लिया गांधी जी के एकाएक इस आंदोलन को या असहयोग आंदोलन को बंद करने के कारण। तो उस वीडियो में आप डिटेल में आप उसको सुनेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर यह है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में, पैसिव रेसिस्टेंस में वायलेंस का, अहिंसा का स्थान है, लेकिन सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा कि कोई हिंसा का स्थान नहीं है। यह परसुएशन पर आधारित है, लोगों को समझाने बुझाने पर आधारित है, अपने विरोधियों को परसुएट करने पर आधारित है। इसमें कोएर्सन का कोई स्थान नहीं है। कोएर्सन मतलब किसी को जबरन अपनी मांग मंगवाना, दैट इज कॉल्ड कोएर्सन। तो कोएर्सन का कोई स्थान नहीं है, इट इज बेस्ड अपॉन परसुएशन। अब इसके बाद में उन्होंने बहुत सारे इसके टेक्निक बताए, और ये टेक्निक क्या था, फास्ट, मतलब उपवास करना। आप जानते हैं गांधी जी ने 1924 में 21 दिन का फास्ट किया था। क्यों? क्योंकि कम्युनल दंगे होने लगे देश में 1924 में, और उन्होंने फास्ट किया, मतलब उपवास रखा, जिसके कारण से देश में फिर अमन चैन हुआ। इसी तरह से जब रैमजे मैकडोनल्ड ने, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1932 में, उसने कॉमनल अवार्ड घोषित कर दिया
और उसमें एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग से उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड की व्यवस्था किया, उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया, जैसे उन्होंने 1909 के एक्ट में मुस्लिमों के लिए किया था और 1919 के एक्ट में सिख के लिए और यूरोपियन और क्रिश्चियन के लिए किया था। अब उसका विस्तार उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानी समाज में हिंदुओं को डिवाइड करना चाहते थे। तो गांधी जी जो उस समय में इरावदाद जेल में बंद थे, उन्होंने उपवास करना शुरू किया और उनका जीवन खतरे में आ गया। बहुत दिन तक उपवास चला हुआ और अल्टीमेटली बी आर अम्बेडकर माने भीमराव अम्बेडकर जो उसमें उस समय में डिप्रेस्ड क्लासेस के नेता थे, कांग्रेस के विरोध में चल रहे थे, उन्होंने गांधी जी के जान बचाने के लिए उन्होंने फिर पूना पैक्ट किया 1932 में। तो गांधी जी का कहने का आशय है कि जो सत्याग्रह का जो इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो है पहला फास्टिंग, जिसको गांधी जी ने बार बार अपने जीवन में उपयोग किया और अपने विरोधियों को, चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो, चाहे वो सांप्रदायिकवादी तत्व हो या ब्रिटिश सरकार हो, जैसे उन्होंने देश के विभाजन के समय नोआखाली कलकत्ता में उपवास करना शुरू कर दिया, वहां पहुंच गए वो और उपवास करना शुरू किया। और जो कम्युनल दंगे कलकत्ता में पूरी तरह से फैल गया था, हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, मुसलमान हिंदू को मार रहे थे, पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी, वहां पर गांधी जी ने उपवास का सहारा लिया और दोनों कम्युनिटी के लोगों समझ गए। फिर कम्युनल दंगा या सांप्रदायिक दंगा धीरे धीरे कम होता गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिजरत मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और इस हिजरत का उपयोग सबसे पहले मोहम्मद साहब ने किया था। और जब उन्होंने देखा कि मक्का में उनकी कोई चल नहीं रही है, मक्का का जो अमीर है वो उनको मारने पर तुला हुआ है, उनके जान संकट में है, तो उन्होंने अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ में मदीना चले गए और वहीं पर उन्होंने फिर धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार किया और फिर इस्लामिक राज्य की स्थापना किया और मदीना बहुत दिन तक जो है वो इस्लामिक राज्य की राजधानी रही। बाद में वो वहाँ से बदल करके बगदाद आई। तो हिजरत का उपयोग माने हिजरा, और वहीं से जो मक्का से जो मदीना मोहम्मद साहब गए उसको हिजरा संबत कहते हैं इस्लाम में। तो इसी तरह से गांधी जी ने कहा कि अगर कोई शासन व्यवस्था इतना ज़्यादा क्रूर हो गया है और आपको इतनी ताकत नहीं है कि उसका आप डटकर मुकाबला कर सकें, तो आप उस स्थान से चले जाइए। दिस इज कॉल्ड हिजरत। तो इसके बाद में उन्होंने स्ट्राइक माना हड़ताल। लेकिन एक बात जरूर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कम्युनिस्ट लोग या मार्क्सिस्ट लोग जो स्ट्राइक की माना हड़ताल की जो व्याख्या करते हैं, गांधी जी के थॉट में स्ट्राइक की वो व्याख्या नहीं है। क्यों? कि गांधी जी कभी भी वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करते थे। जिस तरह से मार्क्सिस्ट लोग क्लास वार में विश्वास करते हैं, वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं, गांधी जी उसमें विश्वास नहीं करते थे। वो क्लास एकोमोडेशन की बात करते थे, समन्वय की बात करते थे। तो इसीलिए जो उनका जो सत्याग्रह का जो एक जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो स्ट्राइक एक ब्लडी स्ट्राइक नहीं है, ये खूनी हड़ताल नहीं है, बल्कि ये मैनेजमेंट और लेबर के बीच में समन्वय स्थापित करने और उस अपने मांग को मंगवाने का एक साधन है। तो इसके अलावा और वो भी हड़ताल कब किया जाएगा? जब आप मैनेजमेंट को या सरकार को अल्टीमेटम देंगे, अपनी मांग देंगे, अपनी मांग को प्रस्तुत करेंगे। मांग डिमांड ऐसा नहीं होना चाहिए कि अटोपियन हो, काल्पनिक हो, या ऐसी मांग हो जो मैनेजमेंट या सरकार पूरा ही नहीं कर सके। मांग रीजनेबल होना चाहिए, जो मैनेजमेंट उसको पूरा कर सकता है। आपने अभी देखा होगा, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि गांधी जी का जो मेथड था वो क्या था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पहले आप अल्टीमेटम दो, उसके बाद में अगर मैनेजमेंट या सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद में स्ट्राइक करने की इजाजत है। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि गांधी जी का मेथड क्या था, पीसीपी, प्रेशर
कंप्रोमाइज, प्रेशर। वो यदि आप 1931 का गांधी इरविन पैक्ट पढ़े होंगे, समझौता पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने चरम पर था, तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से समझौता किया। क्यों किया समझौता? उन्होंने बहुत सारे कंसेशन मांगे कि पॉलिटिकल प्रिजनर को आजादी दिया जाएगा, लेकिन जो गांधी जी को जो मिला उस समझौते से वो नाकाफी था और वो थोड़े में संतुष्ट होने वाले व्यक्ति थे। जैसे उन्होंने उसमें एक क्लॉज था कि जो समुद्र के किनारे बसने वाले लोग, समुद्र के किनारे बसने वाले लोग को साल्ट टैक्स नहीं देना होगा। अब ये कौन सी बात हो गई? जब आपने डांडी मार्च किया, जब आपने साल्ट एक्ट टैक्स के खिलाफ में इतना बड़ा संघर्ष किया, पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें कि महिलाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई केवल जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं वही साल्ट टैक्स नहीं देंगे, बाकी के लिए उन्होंने कोई बात नहीं किया? क्यों? इसीलिए कि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज इस बात को नहीं मानेंगे। दूसरी बात है, उनको पता था गांधी जी को कि कोई भी आंदोलन 6 महीना बरस दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता है, तो बाद में धीरे धीरे क्या होगा, आंदोलन ध्वस्त हो जाएगा, जो विरोधी है उसको वो खत्म कर देंगे। और वही हुआ भी। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को, उसमें गांधी और इरविन पैक्ट में एक पॉइंट ये भी था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा इंग्लैंड में, उसमें कांग्रेस भी भागीदारी करेगी। और जब गांधी जी उसके सोल रिप्रेजेंटेटिव होकर के लंदन गए, जिसमें कि भारत के दूसरे पार्टी के नुमाइंदे भी शामिल थे, तो उन्हें वहाँ से वापस आने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा व्याप्त हुआ। उन्होंने पुनः सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करना चाहा 1932 में, लेकिन वो आंदोलन बुरी तरह से फेल हुआ। और उसके बाद में उनमें इतनी ज़्यादा निराशा की भावना हुई कि 1934 में उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया और वो हरिजन आदिवासियों के उत्थान के लिए पूरा समय देने लगे और दक्षिण भारत में गांव-गांव में घूमने लगे और हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने पैसे जुटाने का काम करने लगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया उन्होंने। खैर, अब आगे चलते हैं। सत्याग्रह के बारे में और डिटेल बता सकते हैं हम, लेकिन समय का अभाव है। दूसरा है मीन्स एंड एंड्स। जैसे कि गांधी जी का कहना था कि जो हमारा जो उद्देश्य है, जो एंड है, जो गोल है या एम है, और जो साधन है, माने ये हुआ साध्य, और जो मीन्स है उसको बोलते हैं साधन। तो दोनों में शुद्धता होनी चाहिए। तो यहां पर उन्होंने मैकियावेली के थ्योरी को पलट दिया। उन्होंने क्या कहा था मैकियावेली ने कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि अगर आपने कोई उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, मतलब अगर आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो वही सब कुछ है, मीन्स कोई माने नहीं रखता है। यह सिद्धांत किसका था? मैकियावेली का। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि मीन्स और एंड दोनों में शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसे कि वो एक उदाहरण है, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपके पास में घड़ी है, तो इसके 3 रास्ते हो सकते हैं, 3 या 4 रास्ते हो। या तो आप इस घड़ी को खरीदेंगे, अगर ये आप घड़ी को खरीदते हैं तो क्या होगा, ये घड़ी आपकी प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति जिस दिन से आपने घड़ी खरीदा ये प्रॉपर्टी है, ये लीगल है। एक ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आपने किसी से घड़ी मांग लिया हो कि भाई हमको घड़ी नहीं है, आप मेरे को दे दो, हाथ जोड़ करके, या आपके मित्र हैं नम्रतापूर्वक बात करके, तो वो घड़ी आपके पास में आ गई, वो भी उस रास्ते से भी घड़ी आएगी आपके पास में। ये क्या रास्ता हुआ? इसको क्या बोलेंगे? डोनेशन या सहयोग। और तीसरा रास्ता क्या है कि मान लीजिए रहते चलते राहगीर को आपने झपट लिया और घड़ी छीन ली। घड़ी तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन जो ये मीन्स जो था ये क्या आया? अगर आप कानूनी भाषा में देखेंगे तो इसको बोलेंगे लूट या एक्सटॉर्शन। तो घड़ी तो आपके पास में आया, लेकिन उनको तीनों के जो मीन्स थे, मतलब साधन थे, वो अलग अलग थे। तो गांधी जी का इसी बात पर जोर था कि आपका जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, जो साध्य है,
और जो आपका साधन है दोनों में तालमेल होना चाहिए। अगर साधन सही नहीं है, मीन्स अगर सही नहीं है तो लक्ष्य भी सही नहीं है, मतलब साध्य भी सही नहीं है। और गांधी जी उन्होंने उसका जोरदार खंडन किया। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गांधी जी के विचार का, जिसमें उन्होंने कहा कि लक्ष्य ही केवल मायने नहीं रखता है, लक्ष्य के प्राप्ति करने के लिए आपने क्या क्या साधन अपनाए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उन्होंने इस तरह से मैकियावेली के सिद्धांत को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। इसके बाद में गांधी जी का जो अगला पॉइंट था सर्वोदय। सर्वोदय मतलब क्या होता है? सर्वोदय मतलब होता है सभी का उदय। जैसे अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो अगर सर्व माने सभी, उदय मतलब उदय, तो सभी का उदय, राइज ऑफ या ग्रोथ ऑफ एवरीबॉडी। अब इस सर्वोदय का गांधी जी के फिलॉसफी में क्या माने हैं? तो मतलब ये है कि गांधी जी के हिसाब से उन्होंने यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस माना। व्हाट इज दिस यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, अस्तित्व की एकता। गांधी जी का कहना था कि जितने भी इस संसार में जीव अजीव हैं, और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व का एकता, और इसी से भाव उत्पन्न होता है को एग्जिस्टेंस माने सह अस्तित्व की भावना। तो गांधी जी के नज़रों में चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, या किसी अलग रीजन के हों, या दूसरे रीजन को हो, या रिलीजन के हों, अलग अलग धर्म के हों, या इंडिया हमारे देश के हों या विदेश के हों, सभी का अपना अपना महत्व है। और सभी व्यक्ति में ईश्वर के भाव हैं, मतलब सभी में ईश्वर बसते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का उदय ही सर्वोदय है। और इसलिए उन्होंने सर्वोदय आंदोलन पूरे देश में चलाया भी। और बाद के वर्षों में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय में बहुत ज़्यादा, सर्वोदय आंदोलन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसमें वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपुल, मतलब हर व्यक्ति की भलाई, और उसके लिए उसके आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक उत्थान की बात गांधी जी ने किया। इसके बाद में उन्होंने कहा स्वराज। स्वराज की अवधारणा गांधी जी के नज़रों में केवल सेल्फ रूल नहीं है। सेल्फ रूल तो है, अंग्रेज शासन से आज़ादी उनका पहला मकसद था, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो आर्थिक विपन्नता है, जो परेशानी है, उससे भी स्वराज, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल स्वराज इन प्लस पॉलिटिकल स्वराज, ये गांधी जी की अवधारणा है। इसके बारे में हम और डिटेल में व्याख्या करते हैं। तो गांधी जी ने जो इस स्वराज का जो व्याख्या प्रस्तुत किया, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज, माने गांव की स्वायत्ता। उन्होंने कहा कि जो शासन और प्रशासन जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, वो इंट्रूसिव नहीं होना चाहिए। और जो ग्राम स्वराज का जो उन्होंने जो कंसेप्ट जो डेवलप किया, उसका माने यही था कि गांव में इस प्रकार की व्यवस्था हो, लोकल सेल्फ बॉडी का निर्माण हो, और गांव में इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था किया जाए, जैसे कि सिंचाई के साधन, स्कूल खोलने की व्यवस्था, जो गांव के लोग के द्वारा ही गांव के काम किए जाएं, और गांव की ज़मीन का उपयोग गांव के लोग द्वारा किया जाए, उनका अपना एक गवर्निंग बॉडी भी हो। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि धारा 40 में पंचायत व्यवस्था के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको शामिल किया गया है। और इसके बाद में हमने एक जो वीडियो बनाया था कि किस तरह से लोकल सेल्फ बॉडीज का निर्माण 73 में और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा गांधी जी के इस विचार को क्रियान्वयन करने, इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने काम किया।
और इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी पंचायती राज नामक मेरे वीडियो से ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा था, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज, वो बाहरी सामानों पर कम से कम निर्भरता करने का थ्योरी था या सिद्धांत था। और इसीलिए गांधी जी के इस सिद्धांत को भारत की सरकार ने उसको क्रियान्वयन किया और इसके तहत में पंचायती राज की व्यवस्था किया और शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और म्यूनिसिपैलिटीज को अधिक से अधिक अधिकार दिए गए, जिसमें कि शेड्यूल 11 के तहत में 29 सब्जेक्ट पंचायती राज के तहत में रखा गया है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब उसके लिए शेड्यूल 12 बनाया गया, उसमें 18 सब्जेक्ट को रखा गया है। तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि एक स्टेटलेस सोसाइटी की अवधारणा उन्होंने किया कि ऐसा समाज जिसमें कि कम से कम सत्ता का दखल हो और धीरे धीरे समाज इस प्रकार से उन्नत करे कि वो राज्य विहीन समाज की अवधारणा करते हैं, जहां पर कि हर व्यक्ति अपना नियंत्रणकर्ता खुद होता है। और यही अवधारणा मार्क्सिस्ट का भी है। मार्क्स ने भी यही कहा कि डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट जो है वो इंटरिम फेज है, उसके बाद स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण होगा। हालांकि अभी तक वो हुआ नहीं है। और डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट जो रूस में हुआ था, मानो सर्वहारा की तानाशाही, वो तानाशाही धीरे धीरे बढ़ती ही गई। अभी चाइना में चल रहा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब स्टेटलेस सोसाइटी कब होगा ये गॉड नोज। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि एक राज्य विहीन व्यवस्था होगा जिसमें हर व्यक्ति अपना स्वामी खुद होगा और राज्य का जो तंत्र है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एक उटोपियन कंसेप्ट, एक काल्पनिक कंसेप्ट है, लेकिन उस दिशा में उन्होंने एक कदम बढ़ाया। आगे चलते हैं कि ब्रेड लेबर। अब गांधी जी के हिसाब से ब्रेड लेबर मतलब क्या होता है? वो इस बात से बड़ा दुखी थे कि जमींदार लोग कोई काम नहीं करते हैं, ताल्लुकदार कोई काम नहीं करता है, राजा राजवाड़े के लोग कोई काम नहीं करता है, बैठा रहता है, शारीरिक मेहनत नहीं करता। और सारा जो मजदूर क्लास के लोग या किसान जो काम करते हैं खेतों में, जो उनको उपज होता है, जो खेती किसानी से फायदे होते हैं, वो सारे फायदे जो है ये जमींदार, ताल्लुकदार, राजा राजवाड़े उसको हड़प लेते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ब्रेड लेबर, उन्होंने जो लेबर का जो है इंपॉर्टेंस प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कहा कि नहीं, हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए और श्रम से जो उपार्जन होता है उसी का उपयोग उसे करना चाहिए। तो उसको उन्होंने नाम दिया ब्रेड लेबर का। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर राजनीति है और वो राजनीति अगर सिद्धांत विहीन है तो वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे राजनीति को गांधी जी ने कभी नहीं माना। एक इंपॉर्टेंट जो उनका फिलॉसफी है वो ट्रस्टीशिप का। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी बहुत पैसा कमा लेता है तो उस पूरे पैसे पर उसका हक नहीं है, केवल जो उसको रिजनेबल लिविंग के लिए उसको जितनी आवश्यकता है उतना वो रख ले और बाकी जो पैसे हैं वो समाज के कल्याण के लिए है। माने ट्रस्ट, वो केवल उसका ट्रस्टी है। तो इस तरह से गांधी जी ने जो भोगवाद, विलासितावाद जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊंचे लोगों के बीच में या पूंजीपतियों के बीच में फैल गया था, उसको उन्होंने रोका। उन्होंने कहा ये आपका, इस पर आपका अधिकार नहीं है, भले ही आपने संपत्ति कमाए हों, लेकिन संसाधन पर हर व्यक्ति का अधिकार है। आपके आवश्यकताओं को, जरूरियात को पूरा करने के लिए जितना धन चाहिए उतना धन आप ले लीजिए, लेकिन उसके बाद जो धन बचा हुआ है उसको समाज के कल्याण के लिए लगाइए और आप इसमें एक ट्रस्टी की भूमिका अदा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी।
और इसी कारण से आपने देखा होगा कि गांधी जी के बाद में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। और भूदान आंदोलन करीब 6 लाख एकड़ जमीन विनोबा भावे को जमीन मिला था। और सबसे ज़्यादा जमीन कहाँ मिला था? बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि जमींदारों ने अपने अतिरिक्त जमीन विनोबा भावे को दे दिया। और फिर विनोबा भावे ने क्या किया? उस जमीन को हरिजन में, आदिवासी में, भूमिहीनों में उसको बांट दिया। तो ये भूदान का लक्ष्य, ये सर्वोदय का ही एक पार्ट है। तो इसके तहत में, और ये ट्रस्टीशिप का भी पार्ट है कि आपके पास बहुत जमीन है, भाई जमीन तो आपने कोई खरीदा तो है नहीं, ये पुश्ते नहीं है, आप केवल ट्रस्टी हैं, आपको जितना जरूरत है उतना रख लीजिए। 25 एकड़ की जरूरत है रख लीजिए, बाकी जो आपने 400 एकड़ जो जमीन रखा हुआ है, जिसको आप ठीक से खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भूमिहीनों में बांट दीजिए। और इसके लिए भूदान आंदोलन भी चलाया गया था और बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था गांधी जी का। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थे, राष्ट्रवादी थे। ये बात सही है कि राष्ट्रवादी थे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। ही वॉज ऑल्सो इंटरनेशनलिस्ट। उन्होंने कहा कि वार से, युद्ध से, बैटल से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब संसार ही पूरा फैमिली है। ये अवधारणा गांधी जी के नीतियों में, उनके विचारों में झलकता है। और वो चाहते थे कि पूरे विश्व में अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, मारकाट नहीं हो, युद्ध नहीं हो, हर एक समस्या का समाधान डायलॉग से और शांतिपूर्ण से ढंग से हो। तो दरअसल वो एक अंतर्राष्ट्रीय विचारक भी थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके बहुत सारे फॉलोअर विदेश में आज भी रह रहे हैं। और इसमें से कम 4 फॉलोअर तो ऐसे हैं, इसका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, जिन्हें कि नोबेल प्राइज मिला, जो गांधीवादी विचार तरीकों से अपने अपने देश में आंदोलन किया, समाज सेवा किया, समाज सुधार किया। तो गांधी जी का जो विचार है वो केवल देश तक ही, अपने देश तक ही सीमित नहीं है, भारत हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका फैलाव पूरे विश्व में है। और इसकी मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दिया। उनके 150वीं वर्षगांठ को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया गया था 2019 में। इंपावरिंग ऑफ वुमेन, गांधी जी के सिद्धांत का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि महिलाओं के सशक्तिकरण। और जैसा कि दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने 1930 में चलाया था, जिसमें कि सरोजनी नायडू और उनके जैसे बहुत सारे हजारों महिलाओं ने उस आंदोलन में भाग लिया था। और उस आंदोलन का सबसे बड़ी सफलता का कारण भी वही था शुरुआती दिनों में। तो गांधी जी चाहते थे कि महिलाओं की तरक्की हो, उत्थान हो, वो केवल पुरुषों पर ही आश्रित नहीं, उनका भी एक अपना वजूद हो। और जिस तरह से विधवाओं को प्रताड़ित, परेशान और उनको विभिन्न कठिनाइयों से हिंदू समाज में गुजरना पड़ता था, उसे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। तो महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार, उनमें जो बहुत सारी जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है गांधी जी का बर्न सिस्टम। अब गांधी जी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। वो अस्पृश्यता को जड़ से खत्म कर देना चाहते थे। और उनके ही फिलॉसफी का प्रभाव था कि आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का अधिकार मिला हुआ है। यदि मुझे इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। गांधी जी का ये कहना था कि ऐसे जो व्यक्ति जिसको अनटचेबल या अस्पृश्य माना जाता है, वो हिंदू समाज का कोड है, लिपड़ है। और ये जो व्यवस्था है वो
हिंदुओं को विभाजित करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरह से खात्मा किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 में संविधान निर्माताओं ने उसको रखा। और उसके बाद में 1955 में सिविल प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, आप उसको भी पढ़ें। लेकिन उन्होंने जो वैदिक काल में जो वर्णाश्रम व्यवस्था था, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था आपको कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कार्य के आधार पर समाज में बंटवारा हुआ था, उस कार्य को, उस वर्ग को उन्होंने मान्यता दिया। और इसलिए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि जो वर्ण सिस्टम है, जो पुराने जमाने में वैदिक काल में 4 वर्ण की अवधारणा की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो कर्म के आधार पर उनका विभाजन हुआ था, जो बाद में धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। तो गांधी जी का यह अवधारणा था जो कार्य के आधार पर जो बंटवारा किया गया है वो सही है, क्योंकि हर समाज में कार्य के आधार पर बंटवारा करने का रिवाज है। जैसे कि आप प्लेटो के जो थ्योरी पढ़ेंगे, जो बाद में हम आपको बताएंगे अभी अगले सप्ताह, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने 3 क्लास की अवधारणा किया है, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ आयरन। मतलब ऐसे व्यक्ति जो खेती किसानी का काम करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय के काम करते हैं, उनको उन्होंने मैन ऑफ आयरन रखा, उस कोटि में रखा। और मैन ऑफ सिल्वर किसको रखा? जो समाज की रक्षा करते हैं, सिनोनिमस विथ क्षत्रिय ऑफ इंडियन सोसाइटी। जैसे भारत के समाज में क्षत्रिय का जो स्थान था, समाज की और देश की सुरक्षा करने का काम। और मैन ऑफ गोल्ड किसको कहा? कि जो फिलोसफर है, जो जानकार है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उसको मैन ऑफ गोल्ड कहा। जो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो ब्राह्मण वैदिक काल में, तो हर समाज में कार्य के आधार पर वर्ग विकसित होते रहते हैं और हुए हैं, उसके बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो गांधी जी ने भी कहा कि जो हमारे जो वैदिक समय में, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था, जो वंश के आधार पर नहीं था, वंशानुगत नहीं था, हेरिडिटी नहीं था, बल्कि वो कार्य के आधार पर विभाजन था कि अगर कोई विद्वान है, कोई मनीषी है, कोई ज्ञानी है, तो उसको ब्राह्मण के कोटि में रखा जाता था। जो शरीर से ताकतवर है, शस्त्र में निपुण है, तो उसको क्षत्रिय कोटि में रखा जाता था। इस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं वर्ण सिस्टम ठीक है, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था का घोर विरोधी था, उन्होंने घोर विरोध किया और अस्पृश्यता के तो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया 1934 में, और हरिजनों के उत्थान के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के फोटो लेकर के गांव-गांव में ले जाते थे और उसको बेचते थे, 4 आने, 2 आने, 3 आने, उससे चंदा इकट्ठा करते थे ताकि हरिजनों का कल्याण किया जा सके। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे पूजा पद्धति में उनका भी वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, उनका कहना यह था कि पूजा आप जरूर करें, ईश्वर की आराधना करें, लेकिन जो धर्म में जो पंडितों ने, मुल्लाओं ने विभिन्न प्रकार के जो राइचुअल्स घुसा दिए हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड को घुसा दिया गया है, और ईश्वर और गॉड और डिवोटी के बीच में जो एक इंटरमीडिएट माने बिचौलिए ने स्थान ग्रहण कर लिया है, और विभिन्न प्रकार के आडंबर धर्म के चारों ओर फैला दिए गए हैं, उसके खिलाफ गांधी जी थे। वो उनका कहना था कि आप अपने इष्ट देवता को जरूर पूजा करिए, उनकी आराधना करिए, लेकिन इन कर्म कांडों से दूर रहिए, ये आडंबर से दूर रहिए। तो ये धर्म के बारे में उनका महत्वपूर्ण फिलॉसफी था। और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेजर चाहिए, प्लेजर माने खुशी, अगर प्लेजर चाहिए तो वो प्लेजर आपके कॉन्साइंस से उत्पन्न होना चाहिए। कॉन्साइंस मतलब आपके दिलो दिमाग से उत्पन्न होना चाहिए।
आर्टिफिशियल प्लेजर का, कृत्रिम प्लेजर का, खुशी का कोई स्थान नहीं है गांधी जी के शब्दों में। जैसे कि आर्टिफिशियल प्लेजर के लिए या कृत्रिम खुशी के लिए लोग क्या करते हैं, दारू का सहारा लेते हैं, अफीम, चरस, गांजा, भांग, हीरोइन, मॉर्फिन का सहारा लेते हैं। और वो क्या करता है, जैसे आपने बहुत बड़े अभी बड़े बड़े महानगरों में इस तरह की रेप पार्टी आप देखते होंगे। उस पार्टी में क्या होता है, लोग चरस, गांजा, भांग, दारू, नशापत्ती करते हैं। वो 1-2 घंटे 3 घंटा तक उसमें एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम उनमें खुशी की भावना उत्पन्न होता है, वो अपने सारे गम को भुला देते हैं। बहुत लोग वेश्यावृत्ति भी कर रहे हैं। तो गांधी जी का कहना था कि जो प्लेजर है, जो खुशी है, वो कृत्रिम नहीं होना चाहिए, वो आपके कंसाइंस से, आपके दिलो दिमाग से उत्पन्न होनी चाहिए। और वो खुशी कब मिलेगी, जब आपके विचार शुद्ध होंगे, जब आप अपना काम सही ढंग से करेंगे, आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा और आपका एक ही उद्देश्य होगा, सत्य को उद्घाटित करना। और उसके लिए सहारा क्या क्या लेना है, अहिंसा का, सत्याग्रह का। अगर इन सिद्धांत, इन माध्यमों से अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, समाज की कल्याण की बात करते हैं, सर्विस टू द डाउन ट्रोडन पीपुल, गरीब, गुरबा, कमजोर, बेसहारा, उनकी अगर आप सेवा करते हैं, तो ये सबसे बड़ा खुशी का साधन है। इट विल गिव यू इमेंस प्लेजर and that will come out from the conscience। इसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत मनीषी हैं, विद्वान हैं, लेकिन अगर आप में चरित्र नहीं है, आप भर दिन झूठ बोलते हैं, अगर आप दूसरे के बहू बेटियों पर नजर रखते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो अगर आप में कैरेक्टर का विकास नहीं हुआ तो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज यूजलेस। ये गांधी जी की अवधारणा थी और आज भी है कि अगर आप में बहुत ज्यादा, आप मान लीजिए कलेक्टर हो गए और आपका कैरेक्टर ही नहीं है, आप भर दिन आप करप्शन में लिप्त रहते हो, आप गरीब गुरुओं के कल्याण की बात नहीं करते हो, अपना हित साधन करते हो, तो फिर आपके कलेक्टर बनने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप समाज में हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा, जो लॉर्ड बेंथम का जो थ्योरी था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, सबसे ज्यादा खुशियां कब मिलेगी, जब आप सबसे ज्यादा लोगों को खुशियां बांटेंगे। और यदि कैरेक्टर, और ये जो 4th पेपर जो आपका जो ये जो शामिल किया है जीएस में यूपीएससी ने, वो क्यों किया है, ताकि आप में चरित्र का निर्माण हो सके, आप एटीट्यूड समझ सकें, आप एप्टीट्यूड समझ सकें, आप ये भी समझ सकें कि शासन प्रशासन चलाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होता है। ये 4था पेपर हम लोगों के समय में नहीं था। और ये पेपर, हालांकि इस पेपर के रखने से किसी का चरित्र निर्माण नहीं हो जाएगा, लेकिन यह एक सद प्रयास है ताकि इस ओर भी परीक्षार्थियों को फोकस किया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। और एक बात लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर कोई वाणिज्य व्यवसाय करता है और धन इकट्ठा करता है, ये बुरी बात नहीं है, धन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन वो नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। अगर नैतिकता नहीं है, अगर नाप तौल में वो गड़बड़ी करता है, झूठ बोल करके पैसा कमाता है, सामान को ओवर प्राइसिंग करता है, तो ये वाणिज्य व्यवसाय ठीक नहीं है। तो कॉमर्स और ट्रेड जो है वो मॉरलिटी, मतलब नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि रिलीजन, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज डेथ ट्रैप, फांसी का फंदा है। माने राजनीति
धर्मविहीन राजनीति फांसी का फंदा। इसका मतलब क्या हुआ? तो गांधी जी ने जो रिलीजन की जो व्याख्या किया है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि गांधी जी कह रहे थे कि मैं स्टॉन्च हिंदू हूं, उन पर भागवत गीता का बहुत जबरदस्त प्रभाव था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं साथ साथ बुद्धिस्ट भी हूं, जैन भी हूं, पारसी भी हूं और ज्यू भी हूं, यहूदी भी हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि गांधी जी का जो रिलीजन था वो या धर्म था वो नैतिकता के आधार पर, नैतिकता से ओतप्रोत था, मोरालिटी था। इट वाज जस्ट ए प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। और उन्होंने कहा कि जो धर्म में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन जो रिलीजन, जो विश्व के जो विभिन्न जो रिलीजन हुए हैं, उन्होंने दो काम किए हैं, दो उनके बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। पहला, भाईचारा स्थापित करना, नॉन वायलेंस को बढ़ावा देना, और दूसरा सोशल बॉन्डिंग, जो समाज के बंधन। अभी भी आप शहरों में देखते होंगे, देहातों में भी देखते हैं कि जो रिलीजन है वो बहुत बड़ा सोशल बॉन्डिंग का काम करता है, सामाजिक बंधन का काम करता है। जैसे हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी, मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी, तो उनमें एक कलेक्टिवनेस की भावना उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस कलेक्टिवनेस की भावना जो है, सामूहिककरण की जो भावना उत्पन्न होता है धर्म से, इससे समाज सेवा आसानी से की जा सकती है। तो मैंने आज आपको करीब 50 मिनट के अपने व्याख्यान में गांधीवाद या गांधी फिलॉसफी के बारे में बताया।